तेज बारिश ने तो मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। मुझे हर हाल में मीटिंग के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंचना था, लेकिन तूफानी बारिश में सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी थी, इसलिए मजबूरन भागम भाग मुझे रेलवे स्टेशन जाना पड़ा। दिल्ली की टिकट मैंने अर्जेंट ही थी, इसलिए मुझे इकोनॉमी क्लास की टिकट मिली थी। अगर मेरी मीटिंग ना होती तो मैं कभी भी इकोनॉमिक्स क्लास में सफ़र करने के लिए तैयार ना होता। अभी भी ट्रेन के आने में आधा घंटा बाकी था। मेरा ड्राइवर मुझे स्टेशन छोड़कर जा चुका था, इसलिए मैं बोर से स्टेशन पर बैठा था। रात का समय था और रात के 2 बजे रहे थे। फिर 5 मिनट के लिए यहाँ पर ट्रेन को रुकना था और अभी 1:30 बजे बज रहे थे। रूटीन से ज़्यादा आज स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था। शायद रात के समय 1-2 मुसाफिर ही ट्रेन के इंतजार में होते थे। बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही थी कि जब मैं एक लड़की को स्टेशन के अंदर आते देखा था। लेकिन अजीब बात जो थी वह ये थी कि उसने अपना चेहरा एक चादर से छुपा रखा था। बारिश में पूरी भीगी हुई थी तो बड़े ही बदहवासी में इधर उधर देख रही थी। जिस बैंक पर मैं बैठा था वह खाली भी थी। कुछ दूरी पर एक और बेंच था, लेकिन वहां पर कुछ और लड़के बैठे थे। वो लड़की बैठने की जगह ढूंढ रही थी। उसके हाथ में छोटा सा बैग भी था। उसने मेरी बेंच की तरफ देखा तो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आई। मेरी बेंच के पास आकर एक कोने में बैठ गई। फिर अपने पास से एक मोबाइल में फ़ोन निकाला। उसमें कुछ मैसेज करने लगी। मैंने एक नज़र उस पर डाली थी। उसका चेहरा नाक के नीचे से छुपा हुआ था, लेकिन आंखें साफ दिख रही थी। बड़ी खूबसूरत आंखें थी। खैर, मैंने अपनी नज़र हटा ली। कुछ देर बाद कहने लगी, बात सुनो लड़के। मुझे उसके बुलाने का ये अंदाज बहुत ही अजीब लगा था। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। कहने लगी, दिल्ली की ट्रेन कब आएगी? मैंने कहा, आधे घंटे तक आएगी। कहने लगी, क्या मुसीबत है, जल्दी नहीं आ सकती? उसकी बेतुकी बात सुनकर मैं क्या जवाब दे सकता था। एक तो बारिश की वजह से मुझे इतना लंबा सफ़र करना पड़ रहा था। मैं तो इस सफ़र के बारे में सोचकर ही परेशान था। उसके बाद कहने लगी, सुनो, तुम्हारी बोगी नंबर क्या है? मैंने तो ठीक से टिकट अच्छी तरह देखी ही नहीं थी। मैंने कहा, क्यों, आपको क्या करना है? कहने लगी, तुम्हारे बाद मैंने टिकट खरीदी है ना, तो मुझे ये देखना है तुम्हारी और मेरी बोगी नंबर एक ही है क्या? मैंने थोड़ा बोर होते हुए अपनी जेब से टिकट निकाली और अपना बोगी नंबर और सीट नंबर बता दिया। उसने अपनी टिकट चेक की और हंसने लगी। कहने लगी, ये तो एक ही है, हमारी सीट भी बराबर की है। मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अपना मोबाइल निकाला और अपनी माँ को फ़ोन करके उनसे बात करने लगा। समय का पता ही नहीं चला। ट्रेन आई तो मैं बातें करते करते वहाँ पर एक चाय की दुकान पर जा चुका था। चाय पीने लगा था, लेकिन बातों में मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि ट्रेन कब आकर खड़ी हो चुकी थी। मेरी माँ भी बातूनी टाइप की औरत है। उनसे किस्से कहानी शुरू होते तो खत्म ही नहीं होते थे। मुझे कहने लगी, वहाँ जाकर कुछ उल्टा सीधा मत खा लेना। मुझे पता है कि तुम खाने में बहुत ही लापरवाही बरतते हो। साथ ही साथ चाय भी पी रहा था। साथ साथ अपनी माँ को तसल्लियाँ भी दे रहा था कि मैं ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं खाऊंगा। मैं बोल ही रहा था कि अचानक से बड़े जोर से किसी ने मेरे कंधे पर चपेट लगाई थी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वह लड़की खड़ी थी। कहने लगी, डफर हो क्या? ट्रेन आ गई, जाना नहीं है क्या? तो मैं उसकी बात सुनकर मैं ठीक से हैरान भी नहीं हो सका था, क्योंकि ट्रेन जाने का हॉर्न बजा रही थी। मैंने फटाफट से तेज कदम बढ़ाया और अपनी बेंच से अपना सामान उठाया। अब भागने के अंदाज से ट्रेन में सवार हो गया। वह लड़की तो भागकर पहले ही सवार हो चुकी थी। मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ तो पहले से ही वहां पर मौजूद थी। इत्तेफाक क्या था कि मेरे और उसके अलावा वहां पर कोई भी तीसरा मुसाफिर नहीं था। कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा सदा दिमाग आदमी नहीं देखा। अगर मैं तुम्हें ना कहती तो तुम्हारी ट्रेन तो छूट ही जाती। फिर क्या करते तुम? मैंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे ही बहुत ही लिए दिए मिजाज वाला लड़का था। लड़कियों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। मेरा सारा फोकस अपने बिजनेस की तरफ था। सीरियस टाइप का बंदा था और अपनी जिंदगी अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियस था। मुझे अपनी जिंदगी में अस्त व्यस्त चीज़ बिल्कुल भी पसंद ना थी और चपट चपट बातें करने वाली लड़कियां तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रात के 2 बजे चुके थे, इसलिए मैंने यही ठीक समझा कि मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन वो इस वक्त एक लड़का अपने उबले हुए अंडे की टोकरी उठाए ट्रेन में आवाज़ लगाने लगा। यह मेरा पहला ऐसा सफ़र था जो मैं इकोनॉमी क्लास में कर रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में ट्रेन के सफ़र बहुत कम किए थे। ज़्यादातर तो मैं प्लेन का सफ़र ही करता था।
जैसे ही वह नौजवान सा लड़का वहां से गुजरा, वो लड़की उसे पुकारने लगी, कहने लगी, ओ अंडे वाले भाई, जरा रुकना। वह फौरन से रुक गया। उसने उस लड़के से अंडा लिया, फिर पर्स से पैसे निकालने लगी। काफी देर लगाने के बाद जब उसे पैसा नहीं मिले तो मुझसे कहने लगी, बात सुनो, तुम्हारे पास 2000 के नोट का खुला है क्या? मैंने ना में सर हिला दिया। अच्छा ऐसा करो, 50 का नोट निकाल कर दे दो। जैसे ही हम देहरादून पहुंचेंगे मैं तुम्हारे 50 रुपए तुम्हें वापस लौटा दूंगी। पता नहीं वो लड़की कैसे किसी अजनबी से इतनी फ्रेंडली हो सकती थी। मैंने अपनी जेब से पर्स निकाला और 50 का नोट उसे लड़की को पकड़ा दिया। उसने अंडे वाले लड़के को पैसे दिए, उससे अंडे लेकर खाने लगी। फिर एक अंडा मेरी तरफ भी बढ़ा दिया, कहने लगी, खा लो। लेकिन मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कहने लगी, इसकी जरूरत नहीं है, सर्दी कितनी है और सर्दियों की बारिश में इंसान को उबले अंडे जरूर खाने चाहिए, मेरी दादी बता दी थी। मैंने कहा कि मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहता। कहने लगी, तो मैंने तुम्हें कब रोका है, सो जाओ। लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों ये लगता है कि जैसे पक्के मजनू। सच बताओ कि किसी लड़की से धोखा खाकर आए हो ना। उसकी इस तरह की बातों पर अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, आप अपने काम से काम रखिए, जब से बैठी है बोले जा रही हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप अकेली क्यों सफर कर रही हैं? मेरे सख्त शब्दों पर वो कुछ गड़बड़ सी रह गई। कहने लगी, मत बताओ, मिर्ची क्यों चबा रहे हो? बंदा आराम से भी बात कर सकता है। मैंने कौन सा तुम्हारे सर पर बंदूक तान कर नहीं बताना तो मत बताओ। अंडा नहीं खाना तो वह भी मत खाओ। फिर अपना बैग नीचे रखकर कहने लगी, देखो मैं हाथ तो नहीं रखती तुम्हें ये कहने का, लेकिन मेरी दादी ने कहा था जूते पहनकर सोने से बिस्तर पर सांप आ जाते हैं। अब भी मुझे सांप से बहुत डर लगता है, तो भगवान के लिए अपने शूज उतार कर अपना साइड पर रख दो। जितनी वह देखने में खूबसूरत थी, पता नहीं बातें इतनी क्यों करती थी। और मुझे बातूनी लड़कियों से सख्त चिढ़ थी, इसीलिए मैं उससे बहस करना ही नहीं चाहता था। इसलिए अपने आराम से सूज उतार कर एक साइड पर रखें और अपनी आंखों पर बाजू रखकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि अगले आने वाले स्टेशन पर मुझ पर कयामत टूट पड़ेगी। अगला स्टेशन आते ही कुछ नौजवान गाड़ी में सवार हुए थे, जिनके हाथ में पिस्तौल थी। जैसे ही वह लड़के ट्रेन पर सवार हुए तो वहां के टिकट चेकर ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने बंदूक दिखाई। कहने लगे, हम किसी की तलाश में हैं, इसलिए हमें रोकोगे तो तुम्हें भी गोली मार देंगे। मेरी आंख खुली थी, मैंने अपनी आंखों से बाजू हटाया तो टिकट चेकर यह कह रहा था, देखिए हम आपको एक एक केबिन में घुसने नहीं दे सकते। वो कहने लगा, अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो ये जान लो कि हमारे हाथ ऊपर तक है, समझे, ये हमारी इज्जत का सवाल है। खैर मुझे बाहर होने वाले शोर से कोई खास मतलब नहीं था। मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वह अपना पूरा चेहरा छुपाए डरी सहमी बिल्कुल खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। मैंने गौर किया तो उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। हालांकि देखने में नहीं लगता था कि वह कोई डरपोक टाइप की लड़की थी। कुछ लड़के हमारे केबिन में आ गए थे, मैं उठकर बैठ गया। वह टिकट चेकर भी उनके साथ था। वह उस लड़की से कहने लगे, लड़की अपना चेहरा दिखाओ हमें। लेकिन वह कहने लगी, मैं क्यों अपना चेहरा दिखाने लगी? देखो, मैं अपना चेहरा यहाँ पर किसी को नहीं दिखाऊंगी, मेरा पति बहुत ही सख्त मिजाज है। फिर वो मुझसे कहने लगी, सुनते हो जी, यह क्या कह रहे हैं, देखो जरा। वो मुझे ना जाने क्यों संबोधित कर रही थी। मैंने हैरत से इसे देखा था। कहने लगी, यह मेरे पति है, देखो मेरे पति के बहुत बड़े बड़े लोगों से संबंध है। अगर तुमने मुझ पर चेहरा दिखाने की जबरदस्ती की तो ये तुम पर केस भी कर देंगे। मैं तो उस चालाक लड़की को देखकर हैरान हुआ था और उनसे अपनी सीट से उठकर मेरे पास मैंने कहा, क्या बदतमीजी है ये। उसने मेरा हाथ पकड़ कर दबा दिया और आंखों में बिनती भर मुझे देखने लगी, जैसे कह रही हो कि मैं उसकी इज्जत रख दूं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसकी बात पर हामी भरना मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। मैंने कहा, हाँ, यह मेरी पत्नी है और मैं इस बात की अनुमति आपको नहीं देता कि आप मेरी पत्नी को यूं बेइज्जत करके उसका चेहरा देखने की कोशिश करें। वो लड़के अंदर आ गए, कहने लगे, पिछले 4 केबिन हम देखकर आ चुके हैं। किसी भी पति ने अपनी पत्नी को दिखाने से इनकार नहीं किया। अगर वह सो रही होती तब भी चादर हटाकर उसका चेहरा दिखाया था। हम यहाँ एक लड़की की तलाश में आए हैं जो कि घर से भागी है और हम उसके भाई हैं। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें खबर मिली है कि वह इस ट्रेन में है। देखो, अगर तुम्हारे बड़े बड़े लोगों से संबंध है
तो हमारे भी ऊंचे हाथ। हर हाल में हम इस लड़की को देखकर ही जाएंगे। अगर ये लड़की हमारी बहन ना हुई तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। इस पर इतना तमाशा बनाने वाली कोई बात नहीं है। मैं समझ गया था कि वो लड़की घर से भाग कर आई थी। मैं क्या कर सकता था? तो लड़कों ने लड़की से कहा कि तुम अपना चेहरा दिखाती हो या हम जबरदस्ती तुम्हारे चेहरे से यह चादर हटा दें। अब तो उस लड़की का भांडा फूट जाएगा। मैंने सोचा इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। खैर, उस लड़की ने डरते डरते अपनी चादर अपने चेहरे से हटाई थी। उसका चेहरा देखते हुए लड़के गुस्से में आ गए और उसके सर पर पिस्टल तान दी। कहने लगे, क्या सोचा था तुमने? तुम हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाओगी। उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, भाई, मैं इससे शादी कर चुकी हूँ, ये मेरा पति है। ये सुना था कि मेरे होश हवास उड़कर रह गए थे। मैंने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये बात सुनकर वह कहने लगी, क्यों घबरा रहे हो? जो कुछ होना था वह हो चुका है। हम शादी कर चुके हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम डरो मत। मैंने उस लड़की को गुस्से से देखा। मैंने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? कहने लगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर अपने भाई के पास जाकर खड़ी हो गई। कहने लगी, मैं इस लड़के से शादी कर चुकी हूँ। आप जो कुछ मेरे साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। वह लड़के उस लड़की के साथ साथ मुझे भी अपने साथ घसीट कर ले गए। मैं बार बार कहता रहा कि मैंने इससे कोई शादी नहीं की है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन वह कहने लगे, अभी ही कुछ देर पहले तो तुम खुद कर रहे थे, फिर आप क्यों उस बात से मुकर रहे हो? उस लड़की के साथ साथ मुझे भी अपने साथ ले गए। उस लड़की के 5 भाई थे और उसके चाचा और ताया भी थे। सारा खानदान एक बहुत बड़े से घर में रहता था। सारे ही मर्द मुझे घूर कर बैठ गए। मैं कहकर थक गया कि यह लड़की झूठी है, मेरे से कोई शादी नहीं हुई है। लेकिन वह लड़की बार बार यही कहे जा रही थी कि आप लोगों के डर की वजह से इनकार कर रहा है। और फिर कहने लगी, आप लोगों को हमें मार के क्या मिलेगा? वैसे भी यह कोई छोटा मोटा मामूली सा आदमी थोड़ी है, अच्छा खासा बिजनेसमैन है। देखो, इसके कपड़े देखो, क्या कोई गरीब लगता है? उस समय में पेंट कोट में रखा था, टाई भी लगा रखी थी, क्योंकि मुझे तो प्लेन में सफर करके मीटिंग के लिए जाना था। तेज बारिश की मजबूरी मुझे स्टेशन पर ले आई थी और वह लड़की मेरे होने का नाजायज फायदा उठा रही थी। उसके चाचा और पापा मुझे मेरे काम के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा कि मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। फिर मैंने उन्हें अपने बिजनेस का भी बता दिया। मुंबई शहर में जाने माने बिजनेसमैन में मेरी गिनती होती थी। ये सुनकर वह कहने लगे, फिर तुम्हें यूं भागने की क्या जरूरत थी? तुम ऐसे भी रिश्ता भेज देते, हम तुम्हारा रिश्ता स्वीकार कर लेते। मैं तो उनकी ही बात सुनकर हैरान हुआ था। मैंने कहा, आपको समझ क्यों नहीं आती कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है? वह कहने लगे, देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची भाग कर जाए। तुम मंदिर में शादी कर चुके हो ठीक है, लेकिन हम अपनी पूरी बिरादरी के सामने दोबारा से पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हारी शादी करवाएंगे, ताकि सबको ये पता चल सके कि जो कुछ हुआ है हमारे रजामंदी से हुआ है। कविता की और तुम्हारी शादी की खबर अभी किसी के पास नहीं पहुंची है। मेरे मना करने पर भी मेरी शादी अगले दिन ही कविता से कर दी गई थी। उन्हें अपनी बेटी की बात पर भरोसा था, लेकिन मेरी बात पर नहीं। वह लोग कुछ बदमाश टाइप के थे। मुझे घर से निकलने ही नहीं दिया, एक कमरे में बंद करके रख दिया। अब ये तो सुना होगा कि लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जाती है, लेकिन एक लड़का होते हुए भी मैं बेबस हो चुका था। उन्होंने मेरी माँ को भी बुला लिया था, जो हक्का बक्का मुझे देखे जा रही थी। कहने लगी, शुभम, ये कौन सी मीटिंग थी तुम्हारी? अगर तुमने लड़की पसंद कर ली थी तो मुझसे बात करते। शर्म नहीं आई तुम्हें बच्ची को घर से भगाते हुए? मैंने कहा, माँ, आप भी मुझे ऐसा समझती है? कहने लगी, सब कुछ तुम्हारे सामने है, और क्यों, क्या समझूं? मैंने तो चुप रहने में ही भलाई समझी थी। उस लड़की के नाटक में उसके 2 मिनट का साथ देना मुझे बहुत महंगा पड़ गया था। शादी के बाद मुझे उस लड़की को विदा घर भी लाना पड़ा। पूरे रास्ते में उस लड़की से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मेरी माँ भी गाड़ी में मौजूद थी। ये सोचा था कि कमरे में ले जाकर उसकी अच्छे से खैर खबर लूंगा। यह क्या खेल खेला है उसने मेरे साथ? यह क्या तमाशा बनाया है? लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वह लड़की हंस रही थी। कहने लगी, शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया है, वरना मुझे तो लगा था मेरे घर वाले मुझे जान से मार दे। फिर कहने लगी, तुम तो बहुत दौलतमंद थे, इसीलिए मेरे घर वालों ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह क्या खेल खेला है तुमने मेरे से? तो कहने लगी, मेरी मजबूरी थी,
असल में मैं किसी लड़के से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम हुई थी कि वह अमीर नहीं है। मैं जानती थी मेरे घर वाले कभी भी मेरी शादी उससे नहीं करेंगे। फिर कहने लगी कि मैं उसकी खातिर घर से भाग गई थी, लेकिन वह स्टेशन पर आया ही नहीं था। इससे पहले कि स्टेशन पर पहुंचता ट्रेन आ चुकी थी, इसलिए मुझे ट्रेन में चढ़ना पड़ा। फिर उसका मैसेज आया कि वह मुझे दिल्ली में ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले मेरे भाई मुझ तक पहुंच गए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ही यह नाटक किया था, क्योंकि तुम्हारा हुलिये से ऐसे लगता था कि तुम कोई बहुत ही अमीर आदमी हो। मेरे पास इस वक्त और कोई और चारा नहीं था, इसलिए सोचा कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनने का नाटक करूंगी तो मेरे घर वालों को कोई एतराज नहीं होगा, कि तुम निश्चित रहो यह शादी सिर्फ कागजी शादी रहेगी। उस लड़की ने बड़े आराम से मुझे अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। मुझे उस पर जितना भी गुस्सा आता उतना कम था। मैंने कहा, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? जब तुम चाहोगी मुझे इस्तेमाल करोगी, अब इस्तेमाल होता रहूंगा। वह कहने लगी, देखो यह मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम एक मर्द हो, जब चाहे तलाक दे सकते हो, दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन मेरे माँ बाप मेरी शादी कभी भी उसे लड़के से नहीं कर सकते। क्या इंसान का गरीब होना इसका सबसे बड़ा ऐब है क्या? इस वक्त वह लड़की काफी सीरियसली बातें कर रही थी, आंखों में भी आंसू झील मिला रहे थे। मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा कि मेरा बाकी कुछ नहीं गया था। ये कहकर उस लड़की ने अपने बैग से सादा से ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं भी आराम से बेड पर लेट गया। वॉशरूम से बाहर आई तो शादी के कपड़ों में सोफे पर जाकर लेट गई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर मैंने उससे कहा कि कहाँ है तुम्हारा आशिक? कहने लगी कि उसके पापा बहुत ही सख्त है और उन्हें भी शक हो गया है कि वह मुझसे मोहब्बत करता है। फिर कहने लगी, असल में मेरे भाई गुंडे हैं ना, तो हर कोई डरता है उनसे, इसीलिए उनके पापा ने उस पर शक्ति की है। अभी वह मुझसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुम देखना एक दिन उसके पापा का शक खत्म होगा तो तुम मुझे तलाक दे देना और फिर वह लड़का मुझसे शादी कर लेगा। तुम्हारी भी जान छूट जाएगी और मैं भी अपने जतिन के पास चली जाऊंगी। ये बात तो बड़ी खुश होकर बता रही थी। अब मुझसे अक्सर जतिन की बातें करने लगी थी कि वह लड़का बहुत अच्छा है, उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन अभी उसकी जॉब नहीं लगी थी, अपनी जॉब के चक्कर में भाग दौड़ कर रहा है। एक बार मैंने उससे कहा कि तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, कल को वह तुम पर शक नहीं करेगा। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी, कहने लगी, नहीं करेगा। मैंने उसे बता दिया है कि तुम बहुत ही अच्छे शरीफ इंसान हो और मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वह फिर से मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ करना चाहिए भी नहीं। कहने लगी, हाँ मुझे पता है, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी। ये सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा था। मैंने कहा, हिम्मत की बात तो मत करो, हिम्मत तो बहुत है, करने पर आऊं तो बहुत कुछ कर भी सकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी चलती हुई जबान रुक गई थी। मैं उसके पास आके, मेरा इरादा उसे थोड़ा सा तंग करने का था, क्योंकि मेरी इस हिम्मत पर उसका रंग कुछ उड़ा था। वह कुछ डर कर मुझसे पीछे हटी थी। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और फिर हम एक कमरे में सोते हैं, और जहाँ एक मर्द और एक औरत अकेले हो और फिर पति पत्नी भी हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी बात सुनकर कहने लगी, खबरदार जो तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया। मैंने कहा, मुझे कौन रोक सकता है। ये कहकर मैंने उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाएं देख रहा था, अपनी हंसी भी रोकने की कोशिश कर रहा था, और जो खुद को अब तक मुझ पर बहादुर साबित कर रही थी, मेरे शब्दों पर ही बेहद घबरा गई थी। कुछ देर तक मैं उसके चेहरे को देखता रहा, वह बेहद हसीन थी। फिर मैंने जल्दी ही अपनी नजरें हटा लिया और हंसने लगा। मेरे यूं हंसी पर वह मुझे गौर से देखने लगी। कहा, मजाक कर रहा था तुमसे। मैं कभी एक ऐसी लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं बना सकता जिसके दिल में कोई और हो, इसलिए बेफिक्र रहो। मेरी बात सुनकर उसकी सांस बाहर हुई थी। कहने लगी, आगे से ऐसा मजाक मत करना, मैं कभी भी कुछ और नहीं सोच सकती, बहुत मोहब्बत करती हूँ जतिन से। मैंने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, जिसकी खातिर तुम घर छोड़ सकती हो उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। उस लड़की ने मुझसे 1 महीने का समय मांगा था। मुझे लगा बस 1 ही महीना है, लेकिन मैं नहीं जानता था जैसे जैसे समय गुजरेगा मेरे दिल की दुनिया बदलने लगेगी। उसका व्यवहार मेरी माँ के साथ बहुत दोस्ताना था, दोनों ही बातूनी टाइप की थी। मेरी माँ उसके आ जाने पर बहुत खुश थी। मेरे साथ भी वह बड़ी बेतुकी बातें करती रहती थी। एक बार मैं कमरे में आया तो वह चिप्स खा रही थी।
जमीन पर चिप्स के रैपर भी पड़े हुए थे। कमरे का हुलिया भी कुछ बिगड़ा हुआ था और वह टीवी पर मूवी देख रही थी। मैंने कहा, ये सब कुछ क्या है? तुम्हें तमीज है? ऐसे रहते हैं कमरे में? कुत्ता भी अपनी जगह पर बैठे तो उस जगह को साफ करके बैठता है। मेरी बात सुनकर हंसने लगी, कहने लगी, मैं जानवर नहीं और वैसे भी मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि किसी मशीन की तरह से जिंदगी गुजारने, घड़ी की सुइयों के अनुसार सांस ले, कभी कभी जीवन में अस्त व्यस्त होना भी अच्छा लगता है। तुम्हें तो जिंदगी गुजारने का ढंग ही नहीं है। मैंने कहा, जमीन पर खाने पीने की चीज फेंकना, कमरे का हुलिया बिगाड़ना, क्या ये ढंग है जिंदगी जीने का? वह कहने लगी, कभी तुमने अपनी जिंदगी पर कभी गौर किया है? तुम्हारी जिंदगी में कोई जान ही नहीं है, बस सीधा सीधा ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, हर चीज तुम्हें परफेक्ट मिल जाती है और तुम इसी में खुश हो। कभी एक दिन मेरे साथ मेरे तरीके से जिंदगी गुजार कर देखो, तुम्हें पता चलेगा जिंदगी क्या होती है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था। अगले दिन संडे था। मैंने कहा, ठीक है, कल का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजर कर देख लेता हूँ, मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारी नज़र में जिंदगी क्या है। मेरी बात सुनकर वह बेहद खुश हुई थी। कहने लगी, कल का दिन तुम्हें अपनी जिंदगी का यादगार दिन लगेगा। मैंने कहा, देखते हैं। ये कहकर मैंने बेड से तकिया उठाया और उसके हाथ में दबाया। मैंने कहा, जाओ, जाकर अपनी जगह पर सो जाओ। वह सोफे पर जाकर लेट गई। अगले दिन सुबह सुबह उसने मुझे उठा दिया, मुझे अपने साथ समंदर के किनारे ले गई। समंदर तो मैं पहले भी बहुत बार गया था, लेकिन कविता के साथ पहली बार गया। उसकी मर्जी से ही मैंने एक ट्राउजर और शर्ट पहनी हुई, वरना बाहर निकलते हुए भी मैं अच्छे से तैयार होकर निकलता था। आम कपड़ों में मैं कभी नहीं जाता था। समंदर पर इस वक्त बहुत कम भीड़ थी। समंदर देखकर तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मुझसे कहने लगी, आओ ना, पानी में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं दूर से ही समंदर देखना पसंद करता हूँ। वह मेरे पास आए और बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, आज मेरी मर्जी से जिंदगी गुजर कर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कहकर वह मुझे पानी में ले गई। पानी जब मेरी एड़ियों से कुछ ऊपर पहुंचा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। मैंने कहा, कविता, बस यही तक ठीक है, इससे आगे जाना मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे गहरे पानी से कुछ डर महसूस होता था। मैं एक मर्द था तो इस बात का इजहार तो कर नहीं सकता था। वह कहने लगी, इसके बाद ही तो समंदर में जाने का मजा आता है। आओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, मेरे हालत को वह कैसे समझ गई थी। मैंने कहा, मैं डरता नहीं हूँ। कहने लगी, मैं जानती हूँ, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम्हें पानी से डर महसूस होता है। वो मुझे गहरी पानी में ले गई। मुझे गुस्सा उस समय आया जब उसने पानी की छींटे मुझ पर उड़ाई थी। बिल्कुल बचकाना हरकतें थी उसकी। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी कर रही हो? कहने लगी, लाइफ एंजॉय करो। वह बार बार मुझ पर पानी फेंक रही थी। पहले तो मैंने उसे मना किया, वह नहीं मानी तो मैंने भी उस पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। जिंदगी का नया रंग देखा था मैंने, उसके खूब साथ एंजॉय किया। पानी से बाहर आने के बाद मुझे गोलगप्पे के ठेले पर ले गई। 12 गोलगप्पे की 2 प्लेट बनवाकर मैंने कहा, यह नहीं खाऊंगा, मैं कभी भी ठेले की चीज नहीं खाता, हमेशा एक अच्छे रेस्टोरेंट से खाता हूँ। तुमने खाना है तो तुम शौक से खा सकती हो। कहने लगी, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुमने अपने आप को बस बंद कर रखा हुआ है। ब्रांडेड पानी पीना है और अच्छे महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाना है। ऐसा नहीं होता तो मेरे साथ मुकाबला करो, जो हम दोनों में से पहले गोलगप्पे खत्म करेगा, हारने वाला उसकी एक बात जरूर मानेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसकी बात पर तैयार हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे जीत गया था। मुझसे पूछने लगी, बताओ, मैं तुम्हारी क्या बात मानूं? मैंने कहा, अभी नहीं, समय आने पर बताऊंगा। रात तक मैंने पूरा समय कविता के साथ ही गुजारा था। काम से होटल में खाना खाया था जो बहुत ही मजे का था। पानी स्टील के गिलास से पिया, वो भी नके का। वो हर चीज मुझे खिलाने के बाद कहती, देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना, ये भी खाना ऐसे ही बनाते हैं, बस अच्छी प्लेट में हमारे सामने पेश कर देते हैं, तो हमें लगता है कि सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया है। लेकिन अगर तुम उनके किचन जाकर देखो तो इस ढाबे वाली से भी ज्यादा गंदे होते हैं। उसने मुझे जिंदगी एक अलग नज़र से दिखाई थी। वह बहुत ही अच्छी थी। वो पहली बार मुझे लगा था कि मैंने जिंदगी को जिया है, गुजारा नहीं है। उसके बाद मेरी दोस्ती कविता से बनने लगी थी। वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी, तुम्हें पता है, जतिन ने मुझे आम जिंदगी जीने का ढंग सिखाया है, वरना मैं भी बहुत डरती थी अपने भाइयों से।
हमारे घर का माहौल बहुत सख्त था। फिर जतिन की तारीफें करने लगी, उसके बारे में बातें करने लगी। लेकिन पहली बार मुझे उसके मुंह से जतिन नाम बुरा लग रहा था और मुझे उसकी बातें भी बुरी लग रही थी। मैंने कहा, कविता, तुम मुझे जतिन की बातें मत किया करो। मेरी यूं कहने पर वो हैरान कहने लगी, क्यों ना कहूँ, हम दोस्त हैं ना, तुम भी अपनी किसी गर्लफ्रेंड का किस्सा मुझे सुना सकते हो। मैंने कहा, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, मैंने कभी किसी लड़की को गौर से देखा ही नहीं। बस तुम जतिन का जिक्र मेरे सामने मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कहने लगी, क्यों क्यों अच्छा नहीं लगता? उसके सवाल पर मैं उसकी आंखों में देखने लगा। उसे कह नहीं सकता था कि मुझे जतिन से जलन सी महसूस होने लगी है। मैंने कहा, छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में जतिन न आता और मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए आता तो तुम क्या करती? मैं जानना चाहता था वह मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं उसे कैसा लगता हूँ। पता नहीं क्यों ये तमन्ना मेरे दिल में जागी थी, लेकिन वो भी बस मेरी बात पर मुझे गौर से देखने लगी। उस वक्त तो वह मेरे साथ बैठी भुट्टा खा रही थी। कुछ देर के लिए वह मुझे बड़ी ही गौर से देखने लगी। कहने लगी, अच्छे खासे हो, अगर मेरी जिंदगी में जतिन ना आता तो तुम मुझे पसंद आ जाते। नॉट ए बैड चॉइस। उसके जवाब ने तो मेरे दिल को एकदम सुकून दिया। मैं नहीं जानता था मैं क्यों खुश हुआ था, लेकिन मैं बहुत खुश था। मेरे लिए ये दिन एक यादगार दिन बन चुका था। मेरा दिल किसी और राह पर धड़कने लगा था। कविता बहुत अच्छी लड़की थी। एक बार मैं अपने स्टडी रूम में रात को काम में बिजी था, तब मुझे कमरे से कविता के चिल्लाने की आवाज ही आई। मैं फौरन से स्टडी रूम से बाहर आया और अपने कमरे में तेजी से कदम बढ़ाकर पहुंचा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर पहुंचा, कविता बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और एकदम भागकर मेरे सीने से लग गई। कहने लगी, शुभम, कमरे में छिपकली है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। सामने देखो, छत पर है। जिसे देखकर ही शायद वह चिल्लाई थी। मैंने ऊपर छत की तरफ देखा तो छिपकली लगी हुई थी। उसके अचानक से मेरे सीने से लग जाने से मेरे अंदर तो जैसे उधम समझ गया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कता था और तो कविता के दिल की धड़कनें मैं अपने अंदर सुन रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था। मैंने कहा, तुम मेरे साथ हो तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, तो कह रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। एकदम ही कमरे की लाइट भी बंद हो गई थी, बल्कि पूरे इलाके की ही लाइट जा चुकी थी। जनरेटर भी खराब था। वैसे भी मौसम सर्द था। मैं उसको अपने साथ लगाए बेड तक ले आया। वो कहने लगी, लाइट क्यों चली गई? जनरेटर क्यों नहीं चल रहा? मुझे अंधेरे से भी डर लगता है। मैंने कहा, मौसम खराब है। कल ही मुझे नौकर ने बताया था मौसम सर्द है, इसीलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आज लाइट भी चली जाएगी। कहने लगी, छिपकली मुझ पर गिर गई तो? मैंने कहा, आज कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन कर दी। छिपकली सोफे के बिल्कुल ऊपर छत पर चिपकी हुई थी और कविता मेरे साथ लगी हुई थी। मेरा तो की चाह रहा था कि समय यूं ही थम जाए। अंदर से मेरे दिल का शोर मेरा चैन छीन रहा था। कह रहा था, तुम्हारी पत्नी है, तुमने इसकी मांग में सिंदूर भरा है, 7 फेरे भी लिए हैं, तुम हर फर्ज पूरा करते हो, अपनी मोहब्बत दोगे तो भूल जाएगी जतिन को। लेकिन न चाहते हुए भी मैं उसके साथ कोई शर्त न कर सका। मैंने कविता को खुद से पीछे किया, उसे कहा कि तुम सो जाओ, मैं खिड़की खोल देता हूँ, ये छिपकली बाहर चली जाएगी। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, आज सोफे पर नहीं लेटूंगी, मैं यही बेड पर आपके साथ लेट जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भी शायद ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। उसका हाथ थामकर उसके पास ही लेट गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और उसमें उसकी सफेद दूधिया रंगत चमक रही थी। जी चाह रहा था आज सारी हदों को पार कर दूं, उसे इतनी मोहब्बत दूं कि उसे सरोबार कर दूं, लेकिन कर नहीं सकता था क्योंकि उसके दिल में मैं नहीं था। जब वह गहरी नींद सो गई तो मैंने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और सोफे पर जाकर लेट गया। कुछ दिन से मेरी नज़रें कविता पर बेखुदी से उठने लगी थी। मैं नहीं जानता था मेरी इन नज़रों को नौकरों ने भी भांप लिया था। एक बार मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब कविता गुस्से से कमरे में दाखिल हुई और मेरे बराबर आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे बुरी बुरी नज़रों से देखते हो। अब तो नौकर ने भी यह बात नोट की है। कितनी बुरी बात है, मैं तुम पर कितना भरोसा करती थी। मैंने कहा, कैसी नज़रों से देख रहा हूँ? तुम ही बताओ मुझे, क्या कहा है नौकरों ने? कहने लगी कि तुम मुझे टेढ़ी आंखों से देखते हो, तुम्हें घर के नौकरों का भी ध्यान नहीं है और मुझे खुलेआम मोहब्बत से निहारते रहते हो।
मैंने सीता को तो ये कहकर समझा दिया कि वह मेरा पति है, तो मुझे कैसे भी नजरों से देख सकता, लेकिन उसे ये थोड़ी पता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी रिश्ता है। लेकिन तुम भी तो जानते हो, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उसकी बात पर मैं उसकी ओर करीब गया। मैंने कहा, गौर से देखो मुझे, मैं तुम्हें भेंगा लगता हूँ? कैसे टेढ़ी आंख से देख सकता हूँ? तुम्हें कोई भी कुछ भी कहेगा और तुम उसकी बात मान लोगी। मैं तुम्हें सिर्फ दो तरह से देखता हूँ, एक बहुत इज्जत से और दूसरा मोहब्बत से। अब बताओ, इसमें बुरी नजर कौन सी है? मेरी बात सुनकर पहली बार वह नर्वस हुई थी, फौरन से कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी मुस्कुराने लगा था, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसने धमाका मेरे सर पर किया था। मैं कमरे में आया तो बहुत ही खूबसूरती से साड़ी पहनकर तैयार थी। मेरा दिल तो उस पर देखकर बेईमान होने लगा था। कहने लगी, बताओ कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। कहने लगी, पता है जतिन का फोन आया था, वो कह रहा था कि उसे नौकरी मिल गई है। आज उसने मुझे खाने पर बुलाया है, कह रहा था अपने माँ बाप को भी जल्दी राजी कर लेगा। बस मैं अब कुछ ही दिन की मेहमान हूँ तुम्हारे पास, फिर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सुना था कि मेरे दिल पर एक घूंसा सा लगा था। मैंने अपनी नजरों से फौरन उस पर से हटा ली थी। मेरा दिल बड़ी बेचैनी से धड़क रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वह कहीं जाए। कहने लगी, ऐसा करो, तुम मुझे रेस्टोरेंट तक छोड़ दो या फिर ड्राइवर से कह दो कि वो मुझे छोड़ देगा। शाम के 8 बज रहे थे तो मैं इसलिए घर आ गया था कि मैं आज कविता के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा, लेकिन उसकी बातें सुनकर मैं रुक गया था। मैं नहीं चाहता था कि वह अपने उस हसीन रूप के साथ जतिन के सामने जाए। क्यों पता नहीं, मुझ पर बेचैनी सी छाई थी। अब मैं खुद पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता था। मेरे अंदर के जज्बात कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। मैंने उसके दोनों बाजू से पकड़कर गुस्से से कहा कि नहीं जाओगी कविता, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें इतने हसीन रूप में देखने का हक सिर्फ मेरा है। मैं नहीं चाहता कोई और तुम्हें देखे। तुम्हारा हुस्न सिर्फ मेरे लिए है, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ, तुम जानते हो सब कुछ एक नाटक था। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा, समझी? भूल जाओ जतिन को, अपने दिल से उसे निकाल दो। मैं भी कुछ बोले जा रहा था, वो आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। उसने मुझे खुद से आजाद किया। कहने लगी, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी थी कि मैंने तुमसे मजबूरी में शादी की थी। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? मेरा दिल नहीं मानता। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता कविता, कभी भी नहीं दे सकता। ये कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया, स्टडी रूम में आकर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। कुछ देर बाद ही वह मेरे कमरे में आई थी, काफी गुस्से में भी थी, रो रो कर आंखें भी लाल कर चुकी थी। कहने लगी, मैं मर जाऊंगी जतिन के बगैर, मैंने उससे मोहब्बत की है, तुमसे नहीं। शुभम, मुझे तलाक चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात बर्दाश्त की थी, अपने आंखों में आने वाले आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। मेरी आंखों से आंसू छलक ही पड़े। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए, 2 दिन के अंदर अपने जतिन से कहो कि अपने माँ बाप को राजी कर ले। मैं अब और आजमाइश नहीं देख सकता। मेरी मोहब्बत मेरी प्रॉब्लम है, मैं सह लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बार बार अपनी नजरों के सामने अपने घर पर नहीं रख सकता। मैंने कहा, जाओ यहाँ से, मेरे सामने मत आना। कहने लगी, मेरा मकसद तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं था। मैंने कहा, कविता जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मकसद था, लेकिन मैं तुम्हारा मकसद पूरा करने के लिए नहीं हूँ। एक जीता जागता इंसान हूँ, मेरे सीने में दिल भी है और जज्बात भी। आसान नहीं होता एक मर्द के लिए अपने हक में आई हुई लड़की के साथ एक ही कमरे में बिना उसे छुए उसके साथ रहना, लेकिन मैंने ही आजमाइश दी है, लेकिन अब और कोई आजमाइश नहीं दे सकता। या तो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ या फिर मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चली गई थी। मैंने पूरी रात स्टडी रूम में सिगरेट पी कर गुजरी थी। अगली सुबह मुझे बुखार हो गया था, लेकिन मैं कविता के कमरे में नहीं गया था, गेस्ट रूम में जाकर लेट गया था। बुखार बहुत तेज था, इसलिए मैं कुछ बेहोशी की हालत में था। मुझे लगा जैसे मेरे माथे पर कोई पानी की पट्टियां रख रहा है। देखा तो कविता थी। मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा, क्या करने आए हो अब? जाओ यहाँ से। कहने लगी, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा, मर तो नहीं गया ना? मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाओ यहाँ से। मेरी बेरुखी पर वह आंसू बहाते हुए बाहर चली गई थी। मैं भी क्या करता, इंसान था, पत्थर तो नहीं था। मेरा बुखार कुछ काम हुआ तो मैं कमरे से बाहर आया। नौकरों से पता चला कि वह घर से जा चुकी है।
2 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटे थे। समझ गया था वो अब वापस नहीं आएगी। मैंने अपने वकील से डिवोर्स पेपर तैयार करने के लिए कह दिया था। मेरी माँ अलग परेशान थी। मुझसे कहने लगी, कविता मायके बैठी रहेगी, मुझे तो अपना घर खाली खाली सा लग रहा है। शुभम, जाओ उसे वापस लेकर आओ। मैंने कहा, माँ अब वो कभी वापस नहीं आएगी। कहने लगी, क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा, माँ मेरा कविता से झगड़ा हो गया है और मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ चौंक उठी थी और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, जरा सी बात पर तलाक दोगे उसे? जान ना ले लूंगी मैं तुम्हारी। मैंने कहा, माँ मेरी जान ही तो निकल चुकी है। पता नहीं क्यों वह मेरी जिंदगी में आई थी, मेरा सब कुछ छीन कर जा चुकी है। वकील ने डिवोर्स के पेपर तैयार कर दिए थे। मैंने कविता को कॉल की, पहले ही घंटी पर उसने फोन उठाया था। मैंने कहा कि तलाक के पेपर तैयार हो गए हैं, तुम कोर्ट में ही आ जाना। अपनी तरफ से उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। अगले दिन कोर्ट में वकील के सामने वह मौजूद थी, लेकिन आंखें बुरी तरह सूजी हुई थी। मैंने बस एक नज़र उसे देखा था और दिल तड़पता रह गया था कि वह अब क्यों रो रही है। उसकी हर खुशी उसे मिलने जा रही थी, फिर रो रो कर उसने आंखें क्यों सुजा रखी थी। सामने रखा तलाकनामे पर साइन करने से पहले मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मेरा जी नहीं चाह रहा था कि मैं उन पर साइन करूं। मेरे हाथों की कंपकपाहट कविता भी देख रही थी। एकदम उसने पेपर पकड़े और फाड़कर कई टुकड़ों में बांट दिए। फिर मेरे साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी, शुभम जब से मैं तुम्हारा घर छोड़कर गई हूँ मुझे एक पल भी चैन नहीं आया। बार बार मुझे तुम्हारा ख्याल आता रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि शादी मजाक नहीं होती और ना ही अग्नि के समक्ष दिए हुए 7 फेरे मजाक होते हैं। दिलों की दूरियों को बांध के रख देते हैं। मैंने जतिन से इनकार कर दिया है। उसे कह दिया है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वो ऐसे ही बेवकूफ़ थी, उसे ये तक एहसास नहीं था कि सामने वकील अपनी कुर्सी पर बैठा उसे मेरे सीने से लगे मोहब्बत करते हुए देख रहा था और सुन भी रहा था और साथ ही नजरें झुकाए मुस्कुरा भी रहा था। मैंने उसके कान के करीब जाकर कहा, कविता हम अकेले यहाँ नहीं हैं, घर जाकर बात करेंगे। मेरी बात सुनकर एकदम मुझसे पीछे हटी थी। वापसी का सफर मेरे लिए खुशियों भरा सफर था, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ थी। वो समझ गई थी कि शादी शादी होती है, कोई खेल नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।